हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद अजमल के लेटेस्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा अर्थात इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के विद्युत धारा चैप्टर के वन शॉट लेक्चर के बारे में। यानी कि इस पूरे वीडियो में आपके पूरे चैप्टर को कवर कराया जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में जो सबसे पहला आपका हेडिंग आता है वो आता है आपका विद्युत धारा। विद्युत धारा होता क्या है? विद्युत धारा को समझने से पहले कुछ बेसिक सी चीज़ों के बारे में आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले समझना पड़ेगा आपको आवेश के बारे में। तो आवेश क्या होता है देखिएगा। आवेश, अगर मैं बोलूँ आवेश किसी वस्तु का एक ऐसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, एक ऐसा गुणधर्म होता है जो उस वस्तु के अंदर होने ही है। जैसे मैंने बोला फंडामेंटल प्रॉपर्टी अर्थात मूल गुणधर्म। आवेश किसी भी वस्तु का मूलभूत गुणधर्म होता है, मूल गुणधर्म होता है यानी कि उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी। जिस तरीके से किसी भी वस्तु में द्रव्यमान होता है, यानी कि उस वस्तु के अंदर किसी भी वस्तु के अंदर क्या होंगे? द्रव्यमान होंगे जो क्या क्या चीज़ें कर सकेगा होता है। एक गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल को उत्पन्न कर सकता है, और दूसरा है आपका अनुभव कर सकता है। यानी कि अगर मैं बोलूँ द्रव्यमान क्या क्या चीज़ें कर सकता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल को उत्पन्न कर सकता है और अनुभव कर सकता है। पृथ्वी है, इस पृथ्वी में क्या हो रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल से हमको आकर्षित कर रही है, राइट। तो वो किसके कारण? उसमें मौजूद बहुत अधिक मात्रा में द्रव्यमान है, उन्हीं के कारण गुरुत्वाकर्षण बल को उत्पन्न कर रही है। और हम क्या कर रहे हैं? इस गुरुत्वाकर्षण बल को अनुभव कर रहे हैं। वो किसके कारण? हमारे अंदर मौजूद द्रव्यमान। अगर द्रव्यमान नहीं होता तो हम वस्तु मतलब गुरुत्वाकर्षण बल को अनुभव ही नहीं कर पाएंगे, राइट। उसी तरीके से जो आवेश होता है वो किसी भी वस्तु का फंडामेंटल प्रॉपर्टी, मूल गुणधर्म होता है, जो कि दो चीज़ें कर सकता है। एक विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र को, और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है और अनुभव कर सकता है। जैसे इस रूम में क्या है, खा हुआ इस रूम में, तो वो क्या क्या करेगा? पहली चीज़ तो वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और अगर हम इस रूम में आते हैं तो हम इसको अनुभव कर पाएंगे कि यहाँ पर कोई आवेश रखा हुआ है। किसके कारण? हमारे अंदर मौजूद चार्ज के कारण, हमारे अंदर मौजूद आवेश के कारण, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि आवेश किसी भी वस्तु का मूलभूत गुणधर्म होता है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी, जो कि दो चीज़ें कर सकता है। एक विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है और अनुभव कर सकता है, राइट। तो अब जो आवेश होता है यही चार्ज, इसको इंग्लिश में चार्ज बोलते हैं, चार्ज यानी कि आवेश। अब अगर इस आवेश को हम अगर समय के रिलेटिव में देखें, समय के रिलेटिव में, समय के सापेक्ष हम इसे देखें, यानी कि आवेश के जो फ्लो करते हैं किसी भी कंडक्टर में, किसी भी चालक में जो आवेश फ्लो करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। सपोज ये कोई कंडक्टर है, इसके ए सिरे से बी सिरे में क्या फ्लो कर रहा है? चार्ज अर्थात आवेश। अब अगर इसी आवेश को हम क्या करें? समय के साथ यानी कि सापेक्ष नापें। अगर हम समय के सापेक्ष इसको देखें तो वो किसके बराबर होता है? आपके विद्युत धारा के बराबर। विद्युत धारा यानी कि विद्युत धारा की परिभाषा यहाँ से निकल के आती है कि आवेश के प्रवाह के दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। सिंपल सा टॉपिक है। यानी कि अगर हम इस आवेश को समय के सापेक्ष, समय के रिलेटिव में नापें तो क्या कहलाएगा? आपका विद्युत धारा। विद्युत धारा को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं और आवेश को स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल क्यू अपॉन टी। ये है आपका विद्युत धारा का फॉर्मूला। इसका एसआई मात्रक क्या होगा? विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, जिसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। अब इस विद्युत धारा को हम किससे नापते हैं? विद्युत धारा को हम किससे नापते हैं? तो विद्युत धारा को नापने का जो यंत्र होता है वो एमीटर होता है।
एमीटर का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। ये है आपका एमीटर का सिंबल। तो इन शॉर्ट विद्युत धारा के बारे में वो सारी बातें हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी। क्या क्या है, सबसे पहले इसका परिभाषा जो कि क्या होगा, जो किसी कंडक्टर में किसी चालक में आवेश के प्रवाह होने की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। I इज इक्वल क्यू अपॉन टी, या कैपिटल I क्या है, विद्युत धारा है, और Q क्या है, आवेश है, T क्या है, इसका समय है। फिर इसका SI मात्रक हम देखें तो वो आपका एम्पियर, जिसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो नापने वाला होता है वो आपका एम्पियर होता है, ये आपका एम्पियर का प्रतीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, दूसरे टॉपिक की तरफ, विद्युत विभव। इसके बाद आएगा विभवांतर। ये विद्युत विभव आपके क्लास 12 का टॉपिक है, तो इसको यहाँ पर थोड़ा समझना पड़ेगा विभवांतर को समझने के लिए। तो सबसे पहले समझते हैं आपका विद्युत विभव क्या होता है। जैसे आप मान लीजिए कोई प्लस आवेश या फिर कोई क्यू आवेश है आपका, वटेवर जो भी हो सकता है, कोई क्यू आवेश है। अब इसके अगल बगल में क्या होगा, एक क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। अगर आवेश है तो ये क्या उत्पन्न करेगा, अगल बगल में अपने कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अब इस विद्युत क्षेत्र के किसी पॉइंट में, यानी कि पूरे एरिया में किसी भी जगह पे अगर हम कूलाम आवेश को, किसी कूलाम आवेश को इस विद्युत क्षेत्र के किसी ए पॉइंट तक ला रहे हैं, और इस ए पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य आपका विद्युत विभव के बराबर होता है। राइट, फिर से अगर हम किसी विद्युत क्षेत्र के किसी ए पॉइंट में अगर हम अनंत से, अनंत कहने का सेंस ये हुआ कि इसके रिलेटिव में ये क्या है, बहुत दूर है, इसके रिलेटिव में ये क्या है, बहुत दूर है। अगर हम क्यू आवेश को अनंत से उठाकर इस विद्युत क्षेत्र के किसी ए पॉइंट तक ला रहे हैं और लाने में जितना कार्य करना पड़ा वो आपका विद्युत विभव के बराबर होगा, अर्थात V इज इक्वल W अपॉन Q। ये आपका विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है। यहाँ W क्या है, वो किया गया कार्य, और Q क्या है, लाया गया आवेश, V क्या है आपका विभव। इसे हम वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम, ये आपका फॉर्मूला है, इसे हम वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मात्रक क्या है, W कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो क्या हो गया, जूल प्रति कूलाम इसका मात्रक हो गया। अब समझते हैं हम विभवांतर। आई होप आप ये समझे होंगे। जैसे कोई प्लस क्यू है या फिर माइनस क्यू है, प्लस क्यू आवेश है या फिर माइनस क्यू आवेश है, आप कुछ भी ले सकते हो। इसका क्या होगा, अगर ये आवेश है तो अगल बगल में एक विद्युत क्षेत्र क्रिएट करेगा, अगल बगल में क्या करेगा, इसका एक विद्युत क्षेत्र एरिया होगा, जिसमें किसी भी वस्तु को अगर हम ला रहे हैं, सपोज हमने यहाँ एक आवेश रखा, तो यहाँ क्या इस पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अगर हमने सपोज यहाँ रखा तो क्या फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। जैसे ही हम इस क्षेत्र के अंदर, इस एरिया के अंदर किसी भी आवेश को रख रहे हैं तो क्या होगा, इस पर प्रभाव पड़ेगा। तो विद्युत विभवांतर का मतलब ये होता है कि अगर किसी विद्युत क्षेत्र में रखे आवेश को अगर एक पॉइंट से किसी दूसरे बी पॉइंट पर, किसी ए पॉइंट से और किसी बी पॉइंट पर अगर हम कूलाम आवेश को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जा रहे हैं और उस आवेश को ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वो आपका विद्युत विभवांतर के बराबर होगा। अगर हम किसी विद्युत क्षेत्र के किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर हम कूलाम आवेश को ए पॉइंट से बी पॉइंट में ले जा रहे हैं और उस ले जाने में जितना कार्य W करना पड़ेगा वो आपका किसके बराबर होगा, विद्युत विभवांतर के बराबर होगा, अर्थात V इज इक्वल WA अपॉन Q माइनस WB अपॉन Q। अब ये आपका WB भी हो सकता है और WA भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ भी हो सकता है। बट ये याद रखना, किसी विद्युत क्षेत्र के ए पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर हम आवेश को ले जा रहे हैं और उस आवेश को ले जाने में जितना कार्य करना पड़ा वो आपका किसके बराबर होगा, विद्युत विभवांतर के बराबर होगा। आपका जो आवेश हम ले जा रहे हैं ये आपका Q0 है, Q0 आवेश, यानी कि अगर हम किसी Q0 आवेश को किसी क्षेत्र के ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जा रहे हैं और ले जाने में जितना कार्य करना पड़ा वो आपका किसके बराबर होगा, विद्युत विभवांतर के बराबर होगा।
इसको जो नापते हैं वो किस में नापते हैं, वो वोल्टेज, जो हमारे घरों में वोल्टेज होता है ये यही वोल्टेज होता है, इसको नापते किस में है, वोल्टेज में। अब हमेशा विभवांतर को सदैव समांतर क्रम में जोड़ते हैं। समांतर क्रम में कहने का मतलब आगे समझिएगा। अभी समझिए इसका जो प्रतीक होता है नापने वाला यंत्र वो कुछ इस तरीके से होता है, प्लस का सिरा और ये माइनस का तीर सिरा। दूसरी चीज़, इसको हमेशा समांतर क्रम में, किस क्रम में, समांतर क्रम में हमेशा तरीके से। जैसे एक आपका सर्किट है, ये आपका प्लस है, ये आप तरीके से हम ओवरऑल जोड़ते हैं। ये नापते हैं, इसको किसमें नापते हैं। तो चलिए अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। को परिभाषित कीजिए, हमको लिखना है एक, ऐसा क्या होगा देखिएगा। जैसे आपका फॉर्मूला क्या है, वोल्ट का फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल W/Q, W/Q। तो हम मान लेते हैं एक कुलाम आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में जो कार्य करना पड़ा, जो W करना पड़ा, वो आपका कितना है, 1 जूल है। आपका जो Q है वो किसके बराबर है, 1 कुलाम के, और जो आपका W है वो किसके बराबर है, 1 जूल के। तो आपका 1 वोल्ट इसके बराबर हो। 1 वोल्ट की परिभाषा कुछ इस तरीके से होगी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में 1 कुलाम आवेश को ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ रहा है, तो आपका 1 वोल्ट के बराबर होगा। यहाँ से आपके मेनली 2 नंबर 1 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन होता है एग्जाम में, आप कुछ इस तरीके से इसको देख सकते हैं। उत्पन्न करता है वो कौन करता है, तो वस्तु में विभवांतर को उत्पन्न करने का काम करता है वो सेल करता है, सेल या फिर बैटरी। सेल क्या होता है, बल होता है प्लस माइनस, और बैटरी आपका सेलों का संयोजन होता है, यानी कि कई सारे सेलों का योग लगा रहता है। तो इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होगा। कुछ इस तरीके से आपका ये आपके प्रतीक हैं, राइट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है ओम का नियम। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ओम के नियम। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से 5 नंबर के 6 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। तो समझिएगा कुछ इस तरीके से। मान लीजिए मैंने एक सर्किट बना रखा है और इसमें जो हमने वोल्ट लगाया है, बैटरी सेल लगाया है, वो आपका 5 वोल्ट का, यानी कि विभवांतर हमने क्या किया है 5 वोल्ट का, 25 वोल्ट की हमने इसमें विभवांतर लगा रखी हैं। इसमें धारा प्लस से माइनस की ओर बहती है, राइट। सबको पता है कि धारा की दिशा किधर से किधर होती है, प्लस से माइनस की ओर। अगर मैं बोलूँ आपके इलेक्ट्रॉनों की दिशा किधर से किधर होती है, तो बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। जो धारा की दिशा होती है वो प्लस से माइनस की तरफ होती है, बट जो इलेक्ट्रॉनों की दिशा होती है वो विद्युत धारा के विपरीत अर्थात माइनस से प्लस की ओर होती है। ये बात ध्यान में रखिएगा, 1 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो समझिएगा ओम के नियम को। मैंने यहाँ क्या कर रखा है, 3 सर्किट ले रखे हैं। पहले सर्किट में हमने 5 वोल्ट का विभवांतर लगा रखा है, दूसरे सर्किट में हमने दूसरे परिपथ में हमने 12 वोल्ट की विभवांतर को लगा रखा है, तीसरे सर्किट में हमने 25 वोल्ट के विभवांतर को लगा रखा है। अब अगर मैं बोलूँ कि आप ये बताओ कि इन तीनों सर्किट में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा किस में बहेगी, विद्युत धारा किस में फ्लो करेगी, तो आपका आंसर होगा तीसरे वाले में। आंसर क्या होगा, तीसरे वाले में। अब ये जो तीसरे वाले में आंसर क्यों आपने दिया है, क्योंकि इसमें जो 25 वोल्ट की विभवांतर को हमने लगा रखा है, अर्थात जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा, जितना ज़्यादा आपका वोल्टेज होगा, हमने जितना ज़्यादा विभवांतर को लगा रखा है उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो करेगी, राइट। ये बात मानते हैं। तो हम कह सकते हैं आपका जो आई इलेक्ट्रिक करंट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है आपके वी के, यानी कि आई समानुपाती होता है वी के। यानी कि अगर हमको इलेक्ट्रिक करंट को ज़्यादा रखने पड़ेंगे तो आपके विभवांतर भी ज़्यादा होने चाहिए। अगर हमको इलेक्ट्रिक करंट को ज़्यादा करना है
तो आपके विभवांतर को ज़्यादा करना पड़ेगा, यानी कि आई समानुपाती होता है वी के, आई समानुपाती होता है वी के, आई प्रोपोर्शनल होता है आपके वी के। ये है आपके ओम के नियम। बशर्ते ओम के नियम से कुछ शर्तें हैं। जो इस सर्किट में जो तार लगे हुए हैं, जो इस सर्किट में तार लगे हुए हैं, उनका तापमान, अनुप्रस्थ काट, तापमान, क्षेत्रफल, नियम को हमने यहाँ जाना कि किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होती है, बशर्ते उस तार का, उस परिपथ का तापमान, अनुप्रस्थ काट, क्षेत्रफल ये सब क्या हो, नियत हो, यानी कि फिक्स हो, उसमें कोई चेंजेस ना हो। समझ आ रहा है, क्या हो, नियत हो। ठीक है, अब इसके फॉर्मूला की बात करते हैं। आई प्रोपोर्शनल आपके वी के। अब ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो क्या आएगा, कैपिटल आर। यहाँ देखिए आई प्रोपोर्शनल वी के, ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा, क्या आएगा, आई इज इक्वल कैपिटल आर वी। ये कैपिटल आर क्या है, प्रतिरोध, नियतांक है। किस नाम से जाना जाता है इसे, प्रतिरोध के नाम से, प्रतिरोध। चलिए अब हम समझते हैं अगला टॉपिक ओम के नियम के बाद से। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ आप देख सकते हैं। अगला टॉपिक आता है आपका विद्युत परिपथ, यानी कि विद्युत परिपथ क्या होता है। परिपथ का मतलब ही होता है पथ, एक ऐसा रास्ता जिसमें विद्युत धारा फ्लो करती है, विद्युत धारा बहती है। यानी कि हम कह सकते हैं विद्युत धारा के मार्ग को, विद्युत धारा के मार्ग को जो रास्ता प्रदर्शित करता है उसे हम क्या बोलते हैं, परिपथ। इसको इंग्लिश में सर्किट के नाम से जाने जाते हैं। ये वही सर्किट होते हैं जो हमारे घरों में लगे होते हैं, राइट। यानी कि कहीं बल्ब लगा हुआ है तो कहीं आपके स्विच लगे हुए हैं, कुंजी, यानी कि फिर कहीं आपके प्लग दे रखे हैं, कहीं अलग सॉकेट रखा हुआ है। ये जो पूरा मार्ग है जिसमें आपका विद्युत धारा बहती है, तारों का संयोजन, ये जो आपके पूरे घरों में मार्ग लगा हुआ है तारों के संयोजन से, इन्हीं को ही हम बोलते हैं परिपथ। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं क्या है। परिपथ जो कि अलग अलग विद्युत अवयव तथा संयोजी तारों से मिलकर बने होते हैं। यानी कि ये जो हमारे घरों में अलग अलग घटक के अलग अलग तारे हैं, इन्हीं के मिलके, इन्हीं के संयोग से हमारे घर में ये परिपथ, यानी कि ये पूरा सर्किट्स बना हुआ है। आरेख जो विद्युत धारा को पूर्ण प्रवाह को दर्शाता है, यानी कि एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा मार्ग जो विद्युत धारा के मार्ग को दर्शाता है, राइट। यानी कि उसके रास्ते को बताता है कि हाँ, यहाँ से विद्युत धारा फ्लो कर रही है, इस डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ जा रही है। पूरे हमारे घरों में जो परिपथ लगा होता है उसी को सर्किट बोलते हैं। सिंपल एज दैट। 2 नंबर के 3 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं, परिभाषा पूछ सकता है, तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। बढ़ते हैं हम विद्युत अवयव के प्रतीकों की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा विद्युत परिपथ के अवयवों के प्रतीक, यानी कि जो हम अवयव का इस्तेमाल करते हैं, जिन प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में। आइए देखते हैं। सबसे पहला है आपका विद्युत सेल। विद्युत सेल का कुछ इस तरीके से सिंबल है, ये आपके क्या है, प्रतीक हैं, प्रतीक है। कुछ प्लस माइनस कुछ इस तरीके से सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, और बैटरी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। बैटरी सेलों का संयोजन भी होता है, यानी कि इसमें कई सारे सेल लगे हुए होते हैं, राइट। तो बैटरी को के प्रतीक ये हैं कुछ इस तरीके से। जो खुली कुंजी होती है ये आपकी स्विच, यानी कि कुंजी, यानी कि स्विच, ये खुली कुंजी है, और ये आपका है बंद कुंजी, यानी कि बंद खुली स्विच है, ये बंद कुंजी है ये। अगला है आपका तार संधि, यानी कि एक तार से दूसरा तार क्या है, जुड़ा हुआ है, राइट। फिर उसके बाद आपका है तार क्रॉसिंग, यहाँ तार, एक तार के ऊपर से एक तार को लाया गया, ना कि यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो इसको कुछ इस प्रकार आप रिप्रेजेंट करेंगे। ये तार क्रॉसिंग है, यानी कि बिना संधि के, राइट। फिर उसके बाद आता है आपका विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतीक है आपका, ये सिंबल है आपके विद्युत बल्ब का। अगला है आपका प्रतिरोध। प्रतिरोध को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर परिवर्तित प्रतिरोध या फिर इस तरीके से या फिर इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगला आता है आपका एमीटर। अगला आता है आपका वोल्ट मीटर। एमीटर को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्ट मीटर को आपको कुछ इस तरीके से। ये जितने भी प्रतीक हैं, जितने भी अवयवों के प्रतीक हैं, इनके इस्तेमाल हम आगे के टॉपिक्स में करेंगे, जहां इसका इस्तेमाल क्वेश्चंस में बहुत होता है। तो इन सिंबल्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टॉपिक है हमारा विद्युत प्रतिरोध।
विद्युत प्रतिरोध का मतलब ये होता है जब विद्युत धारा बहती है, जब आवेश का गमन होता है, आवेश जब बहती है तो उसमें उत्पन्न होने वाले अवरोधों को ही हम प्रतिरोध कहते हैं। जैसे कि इसके नाम में भी आ रहा है अवरोध, यानी कि प्रतिरोध, यानी कि विद्युत धारा में बहने वाले जो अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं, जो भी रुकावट आ रही हैं, जो भी बाधाएं आ रही हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। यानी कि विद्युत धारा में होने वाली अवरोधों को हम प्रतिरोध कहते हैं। डिफिनेशन कुछ इस तरीके से क्या है, देखिएगा। प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है, प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जिससे वह अपने में प्रभावित होने वाले आवेश के प्रभाव का विरोध करती हैं। यहाँ देखिएगा, विरोध बढ़ाया। अगर विद्युत धारा बह रही हैं तो उसमें प्रभावित होने वाली आवेशों में अगर अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं, प्रवाह में अगर अवरोध हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? प्रतिरोध कहलाएगा। विरोध करता है प्रतिरोध, यानी कि प्रतिरोध का मतलब उत्पन्न होने वाले विरोध। अब ये जो प्रतिरोध होता है इसका मात्रक ओम होता है, इसको हम ओम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम ओम से नापते हैं। देखिए, प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जिससे वह अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करती हैं। यानी कि किसी कंडक्टर में, किसी चालक में, किसी तार में अगर आवेश बह रहा है तो उसमें अगर विरोध उत्पन्न हो रही है, यानी कि उसमें कोई रुकावट उत्पन्न हो रही है, कोई विरोध उत्पन्न हो रही है, तो उस विरोध को ही हम क्या बोलेंगे? प्रतिरोध। अब प्रतिरोध का मात्रक होता है आपका ओम। फॉर्मूला देखिएगा, क्योंकि हमें पता है V = I/R। ओम के नियम से हमें फॉर्मूला मिलता है पहला कि V प्रोपोर्शनल है किसके? V प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक करंट के, ये हमको फॉर्मूला मिलता है। अब यहां से आपका ये समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक कैपिटल R नियतांक आता है जिसे हम प्रतिरोध से जानते हैं। इसी प्रतिरोध की बात हो रही है। तो V = R/I, यही फॉर्मूला है। V = R/I। अब हम R बराबर क्या लिख सकते हैं? R बराबर I या फिर V/I। यह है आपका किसका फॉर्मूला? प्रतिरोध का फॉर्मूला, जिसको किस में नापते हैं? ओम में। प्रतिरोध का मात्रा क्या है? ओम। प्रतिरोध का को हम R से कैपिटल R यानी कि रेजिस्टेंस हम रिप्रेजेंट करते हैं I। प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? देखिए, अगर तार की लंबाई, प्रतिरोध अगर क्या है, उसकी जो तार की लंबाई है ज्यादा होगी तो प्रतिरोध भी ज्यादा होगा। यानी कि अगर लंबाई क्या है, तार की ज्यादा लंबी है तो वहां पर प्रतिरोध ज्यादा उत्पन्न होगा। यानी कि अगर हम कोई सर्किट बना रहे हैं, अगर हम उसमें उस तार की लंबाई, उस कंडक्टर की लंबाई हम क्या करें? बहुत ही ज्यादा कर दें, तो वहां पर प्रतिरोध उत्पन्न होगा। जितना लंबा तार रहेगा, जितनी लंबाई कंडक्टर चालक की रहेगी, उतना ही ज्यादा आपके तार में प्रतिरोध होंगे। राइट। फिर दूसरा आता है आपका उस तार की मोटाई। अगर हम बात करें उस तार की मोटाई यानी कि एरिया, अगर तार की मोटाई ज्यादा है तो प्रतिरोध क्या होगा? कम आएगा। अगर कोई तार मोटा है, कोई कंडक्टर ज्यादा मोटा है तो उसमें अवरोध कम उत्पन्न होगा, अर्थात रेजिस्टेंट कम होगा। यानी कि हम कह सकते हैं R विद क्रमानुपाती, यानी कि R प्रोपोर्शनल 1/एरिया के, ये होता है आपका। यानी कि अगर प्रतिरोध को ज्यादा करना है तो प्रतिरोध को ज्यादा करना है तो आपके तार की मोटाई को कम रखना पड़ेगा। राइट। यानी कि अगर कोई तार ज्यादा मोटी है, तो वहां पर अवरोध यानी कि रेजिस्टेंट कम उत्पन्न होगा। तीसरा बात क्या है? प्रतिरोध इन दो बातों पर निर्भर करता है। पहली बात हमने क्या बताई कि अगर तार जितना ही लंबा होगा उसमें उतना ही प्रतिरोध उत्पन्न होगा। दूसरा क्या है? अगर किसी तार की एरिया यानी कि उसकी मोटाई कम है तो प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। राइट। यानी कि प्रतिरोध कम उत्पन्न होगा। फिर से अगर हम तार को ज्यादा लंबा कर दें तो क्या होगा? प्रतिरोध ज्यादा होगा। तार जितना कम रहेगा उतना कम प्रतिरोध होगा। यानी कि तार बहुत लंबा हम कर दें तो वहां पर प्रतिरोध ज्यादा उत्पन्न होगा। अगर तार को कम रखते हैं तो वहां प्रतिरोध कम होगा। राइट। अब दूसरा है तार की मोटाई। अगर हम मोटाई को ज्यादा कर दें यानी कि मोटाई को बढ़ा दें तो आपका क्या होगा? प्रतिरोध कम हो जाएगा। अगर हम
तार की मोटाई को यानी कि एरिया ऑफ वायर अगर कम कर दें तो प्रतिरोध वहां पे कम होगा। अब तीसरी बात, पहला समीकरण और ए व दो को मिलाने पर क्या होगा, आर प्रोपोर्शनल लंबाई अपॉन एरिया, आर प्रोपोर्शनल लंबाई अपॉन एरिया, और इस दूसरे को अगर हम कंबाइन कर दें तो आर प्रोपोर्शनल होगा लंबाई अपॉन एरिया के। अब यहाँ से जब हम प्रतिरोधक का चिन्ह हटाते हैं तो कोई ना कोई नियतांक आता है, राइट। तो हम यहाँ प्रतिरोध का, ये जो प्रतिरोध का समानुपाती का चिन्ह हम हटाएंगे तो क्या आएगा, देखिएगा, आर इज इक्वल, ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो आपका आएगा रॉक, इसको बोलेंगे रॉक, क्या होगा, लंबाई अपॉन एरिया। देखिए आर इज इक्वल, समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो क्या आएगा, रॉक, तो रॉक लंबाई, रॉक इंटू लंबाई अपॉन एरिया। अब इस आर को ही यानी कि इस रॉक को ही हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। विद्युत प्रतिरोधकता किस में है, रॉ को नापते किस में है, ओम मीटर में। ये हो गया, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं हम दूसरे टॉपिक की तरफ, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन। यानी कि हम इसमें करेंगे क्या, जितने भी जो प्रतिरोध होंगे उनको हम संयोजन करेंगे, यानी कि सबको जोड़ेंगे। तो सबसे पहला आपका क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन, यानी कि सीरीज में। इसमें मेनली हम करते हैं कि यहाँ जितने भी प्रतिरोधक होते हैं उनको एक के बाद सीरीज के फॉर्म में हम जोड़ते चले जाते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहली चीज़, इस श्रेणी क्रम संयोजन में मैंने यहाँ एक सर्किट बना रखा है। जैसा कि हमने यहाँ पर क्या किया है, बैटरी लगाया है और हमने 3 यहाँ पर प्रतिरोध ले रखे हैं, R1, R2, R3। हमने इसमें एक विभवांतर लगा रखा है। इसमें आपको क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो सबसे पहले चीज़ आपको जो देखने को मिलेंगी वो है आपका धारा। इसमें जो विद्युत धारा फ्लो करेगी, विद्युत धारा बहेगी, उसकी जो इसमें जो विद्युत धारा बहेगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, यानी कि फिक्स होगी, नियत से बहेगी। कांस्टेंट यानी कि नियत होगी, यानी कि विद्युत धारा इस पूरे सर्किट में क्या होगी, फिक्स होगी। यानी कि ये जो पहला रेजिस्टेंस है R1, दूसरा R2, तीसरा है R3, इन तीनों प्रतिरोधों में, इन तीनों रेजिस्टेंस में जो आपकी विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी बहेगी वो बराबर बराबर बहेगी, यानी कि फिक्स बहेगी। यहाँ भी उतना ही विद्युत धारा बहेगी, उतना यहाँ भी बहेगी, उतना यहाँ भी बहेगी। क्यों, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में जो विद्युत धारा होते हैं वो नियत होते हैं, अर्थात कांस्टेंट होते हैं। विद्युत धारा जो बहती है वो क्या होते हैं, नियत बहती है। दूसरा, इसमें हमने वोल्टेज जो लगा रखा है, इस वोल्टेज, ये जो वोल्ट होगा, वोल्टेज होगा, ये इन तीनों परिपथों में, इन तीनों, इस पथ में जो आपका वोल्टेज लगा हुआ है वो इन तीनों प्रतिरोधों में, इन तीनों रेजिस्टेंस में आपस में अलग अलग जाएंगे। यानी कि क्या होगा, चेंज होगा, वोल्टेज क्या होगा, चेंज होगा। यानी कि इस पहले प्रतिरोध में और दूसरे प्रतिरोध में, तीसरे प्रतिरोध में अलग अलग वोल्टेज जाएगा। पहले प्रतिरोध में V1 वोल्टेज जाएगा, दूसरे में V2, तीसरे में V3। यानी कि ओवरऑल कहने का सेंस ये है, जो आपके वोल्टेज होंगे वो इन तीनों प्रतिरोधों को जब हम संयोजन करेंगे, इन तीनों प्रतिरोधों में जो आपका वोल्टेज का गमन होगा, जाना होगा, वो अलग अलग जाना होगा। V1, V2, V3 से हमने इसको रिप्रेजेंट यहाँ किया है। और पहली चीज, जो ये सीरीज में जुड़े होते हैं, कैसे जुड़े होते हैं देखिएगा, जैसे R1 का ये सिरा, R1 का पहला सिरा, R1 का दूसरा सिरा, यह आपका पहला सिरा, यह दूसरा सिरा। R2 का पहला सिरा, यह है दूसरा सिरा। R3 का पहला सिरा, R3 का दूसरा सिरा। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत है ही नहीं। जैसे मैंने यहाँ बना रखे हैं, 2 आपके रेजिस्टेंस हैं, यानी कि ये आपका पहला सिरा, ये है आपका दूसरा सिरा, ये है पहला सिरा, ये है दूसरा सिरा। यानी कि R1 का जो पहला सिरा ये है पहला सिरा 1, दूसरा सिरा क्या है 2। इस R2 का जो पहला सिरा है ये सिरा है, दूसरा सिरा आपका ये सिरा है। यानी कि जब आपस में 1-2 के फॉर्म में या फिर 2-1 के फॉर्म में जुड़े होते हैं, जैसे यहाँ देखिए 2 के बाद आपके 1 है,
इसके बाद जो आपका अगला नंबर होगा वो क्या होगा, 1 होगा, फिर उसके बाद अगला नंबर क्या होगा, 2 होगा। यानी कि ऐसे सीक्वेंस में एक दूसरे के सिमिलर नहीं, एक दूसरे के सिमिलर में ऐसे सीरीज में 1 के बाद 2, 2 के बाद 1, 2 के बाद 1, ऐसे इस फॉर्म में अगर जुड़े होंगे तो इसको बोलेंगे हम श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरी अगली बात यह है कि इन सभी प्रतिरोधों में जो वोल्टेज होगा वो अलग अलग जाएगा। अगली बात यह है कि जो विद्युत धारा बहेगी वो क्या बहेगी, सारे प्रतिरोधों में अगर हम एक साथ जोड़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन में तो विद्युत धारा बहेगी वो क्या बहेगी, कांस्टेंट यानी कि नियत के फॉर्म में बहेगी। यानी कि R1 रेजिस्टेंस में, R2 रेजिस्टेंस में, R3 रेजिस्टेंस में जो आपके इलेक्ट्रिसिटी होगी यानी कि विद्युत धारा होगी वो समान बहेगी, एक फिक्स बहेगी, यानी कि उतना इसमें भी जाएगा उतना इसमें भी जाएगा, राइट। अगली बात है आपकी वोल्टेज की, तो जितने भी आपके रेजिस्टेंस लगे होंगे उस परिपथ में, उस सर्किट में समान नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, चेंज होगा V1 V2 V3, राइट। अगला क्या है, इसमें छोटे छोटे प्रतिरोधों को जोड़ के हम एक बड़ा प्रतिरोध बना सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर जो आपके R1 प्रतिरोध लगा रखे हैं वो सपोज 5 का लगा रखे हैं, इसमें आपके 10 का हमने प्रतिरोध लगा रखा है। अब जब हम फाइनल प्रतिरोध बनाएंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे 5 और 10 15, ये आपका फाइनल प्रतिरोध है। कुछ इस तरीके से कहने का मतलब इसमें हम क्या करेंगे, फाइनल जो छोटे छोटे रेजिस्टेंस को आपस में जोड़ देंगे तो फाइनल आपका एक बड़ा सा रेजिस्टेंस बन सकता है। जानते हैं कि V इज इक्वल होता है I इंटू आर, V इज इक्वल होता है I इंटू आर। अब देखिएगा V इज इक्वल I इंटू आर, तो ये पहले रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, पहले रेजिस्टेंस की, तो R1, इसमें जो वोल्ट होगा वो क्या होगा, V1। इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, ये अगर पहले रेजिस्टेंस की हम बात करें इसकी, तो R1 की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो वोल्टेज होगा वो क्या है, V1। क्यों V1 हमने यहां लिख रखा है, क्योंकि इन तीनों में अलग अलग वोल्टेज बह रही है, अलग अलग वोल्टेज पहुंच रही है, इसीलिए हम इसको अलग अलग तरीके से दर्शाएंगे। बट यहाँ पे जो आपके इलेक्ट्रिक करंट होंगे वो अलग अलग नहीं है, वो फिक्स हैं, उतना इसमें भी जाएगा, R2 में भी जाएगा, R3 में समान रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, राइट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं V1 इज इक्वल I R1। R1 यहाँ क्या है, पहले का रेजिस्टेंस। अब हम देखते हैं R2 यानी कि दूसरे का, V2 इस फॉर्मूले से है आपका, V इज इक्वल आई आर फॉर्मूले से है V2 और इज इक्वल आई R2। R2 क्या है, इस दूसरे वाले रेजिस्टेंस का, राइट। उसी तरीके से R3 की अगर हम बात करें, तीसरे वाले रेजिस्टेंस की बात करें, तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी बह रही है वो क्या है, फिक्स है, इसीलिए हमने तीनों में समान रखा है, राइट। फिर जो आपका रेजिस्टेंस है वो क्या है, R3 है। यहां हमने V3 बराबर, V3 क्यों लिख रखा है, क्योंकि इन तीनों में, इस तीसरे वाले में अलग वोल्टेज पहुंच रही है, तो हमने यहाँ V3 लिख रखा है, इज इक्वल I इंटू R3। अब हम देखते हैं पूरे, ये जो आपका पूरा वोल्टेज है उसके बारे में। इस कुल वोल्टेज को हम क्या लिख सकते हैं, कुल वोल्टेज, इस वोल्टेज से जो सारे परिपथों में जो वोल्टेज बह रही है वो कैसे बह रही है, V1 V2 V3 आपस में हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम श्रेणी क्रम संयोजन कर रहे हैं, तो फाइनल वोल्टेज जो होगा हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 V2 प्लस V3। अब IR बराबर क्या लिख सकते हैं, IR बराबर हम क्या लिख सकते हैं, IR टोटल, अगर IR की हम बात करें यानी कि इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो कि इलेक्ट्रिक करंट तो चेंज होने वाला है नहीं, तो यहां पर R1 R2 R3 इसमें चेंज हो रहे हैं, तो इनको हम अलग से दर्शाएंगे। तो IR बराबर हम लिख सकते हैं IR1, अगला क्या है आपका IR2, अगला क्या है आपका IR3। यहां मैं I के फॉर्म में कोई बदलाव नहीं कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि मैं फिर से कह दूं इसमें जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बह रही है वो समान है, वो नियत है, राइट। फिर यहां से हम इन तीनों में से I को कॉमा ले लेंगे कुछ इस तरीके से, तो IR इज इक्वल I, ब्रैकेट में हो जाएगा R1 R2 प्लस R3। यहां से हम I को I से काट देंगे, फाइनल हमारा आंसर क्या बचेगा, R बराबर R1 R2 प्लस R3। ये रहा आपका जो फाइनल रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो आपका R बराबर यानी कि कुल प्रतिरोध बराबर R1 R2 R3। इनको हम सीरीज के फॉर्म में जोड़ते चले जाएंगे। अब देखिए, माना कि प्रतिरोध, नंबर्स ऑफ प्रतिरोध जितने भी हैं,
नंबर्स ऑफ प्रतिरोध जितने भी हैं, तो फाइनल R इज इक्वल हम क्या करेंगे R2 R3 प्लस प्लस करते करते हम नंबर्स ऑफ जितने भी प्रतिरोध होंगे उनको उसी तरीके से सीरीज फॉर्म में जोड़ते चले जाएंगे। आपने समझा, क्या समझा कि प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन हम कर रहे हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको थोड़ा गौर से समझिएगा। ये बात बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप इसको रिपीटेड करके देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। पता क्या है, जितने सर्किट में जितने भी प्रतिरोध, जितने भी रेजिस्टेंस लगे होते हैं उनको हम पैरेलली फॉर्म में रखते हैं। पैरेलली का मतलब एक के सामने एक को रखते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ एक सर्किट बना रखा है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका R1 है, R2 है, R3 है। ये तीनों रेजिस्टेंट को मैंने क्या किया है, एक के बाद एक सामने जस्ट रखा है। फिर जैसे ये आपका R1 का पहला सिरा है और ये आपका दूसरा सिरा है। R2 की अगर बात करें तो R2 के ये पहला सिरा है, R2 का ये दूसरा सिरा है, R3 का ये क्या है, पहला सिरा है, R3 का ये दूसरा सिरा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं R1 के पहले सिरे को, इस पहले सिरे को, इस पहले सिरे को, इनके जो सारे सिरे हैं मैंने पैरेलली रखा है, यानी कि एक के बाद एक सामने जस्ट रखा है। पैरेलली का मतलब होता है ये इस फॉर्म में, तो उसी फॉर्म में कुछ ये भी हैं, इनके जो तीनों सिरे हैं, राइट। देखते हैं सबसे पहला चीज क्या है, इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट बहेगी, यानी कि जो विद्युत धारा आपकी बहेगी, यानी कि I विद्युत धारा जो आपकी बहेगी, वो उनमें कोई चेंज होने वाला, अगर हम पहले बात करें विद्युत धारा की, तो इस पूरे सर्किट में जो खास करके समांतर क्रम संयोजन जब हम करेंगे तो इसमें विद्युत धारा जो होगी वो बदलती जाएगी, यानी कि धारा का चेंज होगा, राइट। इसमें जो धारा होगी वो चेंज होगी, यानी कि जैसे आप देखिए यहां पर मैंने क्या लगा रखा है, एक सेल को लगा रखा है। इस सेल से जब विद्युत धारा बह रही है, विद्युत धारा बह रही है, तो यहां के आने के बाद, इस ए पॉइंट पे आने के बाद 3 डायरेक्शन में चली जा रही है, यानी कि विद्युत धारा यहां से आने के बाद तीनों अलग अलग हो गई। यानी कि R1 में ये विद्युत धारा आई, यहां से आप देख सकते हैं, यहां और यहाँ I1, यहाँ क्या है I1, और यहाँ क्या है I2, यहाँ क्या है I3। यानी कि इन तीनों रेजिस्टेंस में जो विद्युत धारा हो रहा है एक पॉइंट के जाने के बाद बदल जा रहा है, राइट, बदल जा रहा है। यहाँ देखिए R1 में I1 जा रहा है, R2 में I2 जा रहा है, R3 में I3 जा रहा है। यानी कि जो आपका समांतर क्रम संयोजन में जब हम देखते हैं, पैरेलली रेजिस्टेंस को रखते हैं, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो अलग अलग दिशा में अलग अलग रेजिस्टेंस के पास जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका, विद्युत धारा क्या होता है, चेंज होता है, विद्युत धारा चेंज होता है। अब अगर हम बात करें वोल्टेज की, जो हमने यहां वोल्टेज लगा रखा है, ये क्या होगा, सब में समान होगा, सब में समान होगा। यानी कि यहां के बाद यहां से लेके इस सर्किट के ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक मैंने क्या लगा रखा है, वोल्टेज को लगा रखा है। इस पूरे सर्किट में, इस पूरे रेजिस्टेंस में जो आपकी वोल्टेज रहेगी वो समान रहेगी। यानी कि R1 में वोल्टेज समान रहेगा, R2 में वोल्टेज समान रहेगा, R3 में वोल्टेज क्या होगा, सब समान रहेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन आपके विद्युत धारा में क्या होगी, परिवर्तन होगी। पहला, दूसरा पॉइंट ये। अब तीसरा पॉइंट है आपका कि ये जो छोटे छोटे हैं, जो बड़े बड़े रेजिस्टेंस हैं, इनको जोड़कर एक छोटा रेजिस्टेंस बनाया जाता है। वो कैसे बनाया जाता है, जब हम इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां समझ में आएगा। देखिएगा कि अगला पॉइंट क्या है, इसको पैरेलली फॉर्म में रखते हैं। देखिए क्या कैसे इसका फॉर्मूले का बेस हुआ। जैसे अगर हम इसमें बहने वाली कुल धारा की बात करें, यानी कि I की अगर हम बात करें कुल धारा की, तो I बराबर क्या है, ये आपका धारा है, ये धारा है, ये धारा है। R1 का जो धारा है I2 है, R2 का जो विद्युत धारा है वो I2 है, R3 का जो विद्युत धारा है वो I3 है, R3 का जो विद्युत धारा वो क्या है, I3 है। तो इनको हम क्या करेंगे, आपस में कुल धारा यानी कि सबका योग करेंगे, सबको जोड़ेंगे कुल धारा में। तो I बराबर हम लिख सकते हैं I1 I प्लस I2 प्लस I3, इस फॉर्म में कुछ लिख सकते हैं। कुल धारा बराबर हम क्या लिखे हैं, I बराबर I1 I2 प्लस I3। अब जो हम जानते हैं ओम के नियम से I इज इक्वल V अपॉन R, देखिए ओम के नियम से हम जानते हैं कि I इज इक्वल V अपॉन R होता है। अब यहां हम वैल्यू पुट करते चले जाएंगे।
याद रखिएगा हम V को चेंज नहीं करेंगे। क्यों V को चेंज नहीं करेंगे? क्योंकि इस पूरे इन तीनों रेजिस्टेंस में जो विभवांतर है अर्थात वोल्टेज है वो समान रहने वाला, सब में सेम रहने वाला, राइट। तो I की जगह पे अगर हम इसकी बात करें R1 की, पहले रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है? I1। वोल्टेज क्या है? समान रहने वाला, तो वोल्टेज को हम छेड़खानी नहीं करेंगे। अगर हम पहले रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो I1 इज इक्वल V/R1, राइट। फिर उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे रेजिस्टेंस की। अब बताइए दूसरे रेजिस्टेंस में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो बदल रहा है कि नहीं? जाहिर सी बात है बदल रहा है, तो आपका उसके लिए क्या होगा? I2 इज इक्वल V/R2, राइट। फिर उसके बाद हम तीसरे रेजिस्टेंस की बात करेंगे, तो तीसरे रेजिस्टेंस में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या है? I3 है इज इक्वल V/R3। अब देखिएगा V/R, अब हम कुल की बात करेंगे, सारे की बात करेंगे, तो V/R कुल प्रतिरोध को ज्ञात करेंगे। कैसे होगा देखिएगा, V/R। अब इसमें वोल्ट में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो वोल्ट को हम एज इट इज रखेंगे, बट यहाँ पे जो आपका रेजिस्टेंस है इन तीनों में परिवर्तन हो रहे हैं। तो पहले वाले के लिए हम क्या करेंगे? V/R1, दूसरे वाले के लिए क्या करेंगे? V/R2, तीसरे वाले के लिए क्या करेंगे? V/R3। अब यहां से आपका क्या होगा देखिएगा, इन तीनों V को हम क्या करेंगे? कॉमा ले लेंगे, कॉमा ले लेंगे हम V। क्या बचेगा यहां पे? I/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, राइट। अब इस V को इस V से काट देंगे तो बचेगा क्या? 1/R इज इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हो गया आपका समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये है आपका समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला। आई होप ये सारी चीजें समझ में आए होंगी। ये आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। क्या फॉर्मूला है? 1/R इज इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R1, यानी कि नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंस। ये आपका पूरा फॉर्मूला है, इसको आप याद रखोगे। न्यूमेरिकल में ये काम आते हैं, यहां से न्यूमेरिकल बनती है। चलिए इसका आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।